तो कलिंग का महामेघ वाहन वंश पढ़ना है। इसको चेदी राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यही लिख लेंगे। लिखिए, देखिए इस राजवंश को कलिंग का इस राजवंश को कलिंग का चेदी राजवंश भी कहा जाता है। कलिंग का चेदी राजवंश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। मौर्य सम्राट अशोक के बाद पतनशील मौर्य प्रशासन के अंतर कलिंग का राज्य स्वतंत्र हो गया। थोड़ा समझ लेते हैं। आपने पढ़ा था कि जो मौर्य शासक अशोक है, ठीक है, उसका एक युद्ध हुआ था कलिंग के साथ 261 ईसा पूर्व में। और वो युद्ध इतना खतरनाक हुआ, रक्त की धाराएं बह गई, रक्त रक्त ही रक्त बहा। बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर गए, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। कम से कम ये अनुमान आया कि एक कम से कम जितनी संख्या में लोग बंदी बनाए गए थे, उतनी संख्या में लोग मारे भी गए थे। करीब 1.5 लाख संख्या थी, लोग बंदी बनाए गए। वो बंदी बना के उनको क्या बना लिया गया? दास बना लिया गया, क्योंकि भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी। दास बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। अशोक ने क्या किया? उन दासों को काम पे लगा दिया। काम पे लगाने का तात्पर्य है कि जो बंजर भूमियां थी, जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए कहा तुम इसको सफाई करो, इसके जंगल की सफाई करो, झाड़ियों की सफाई करो, इस काम पे लगा दिया। ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। ये वही कलिंग है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मौर्य काल में ये किसके अधिकार में चला गया था? अशोक के अधिकार में, क्योंकि अशोक ने वहां जीता, युद्ध किया, जीता, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया, गुलाम बनाया और अपना वहां पर शासन स्थापित किया। हालांकि ये बात बाद की है कि उस घटना से अशोक का हृदय बदला, वो परेशान भी हुआ और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। और उसी हृदय परिवर्तन को लेकर के उसने यह प्रण लिया कि अब भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, ना ही इस तरीके का कोई आक्रमण होगा जिसमें रक्त की धाराएं बहें। इस तरीके से उसने एक प्रण लिया। ये बात अलग हो गई। और जैसे ही मौर्य सम्राट का पतन हुआ, आपने लिखा है, तो जो कलिंग का राज्य था वह स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और वहां जो राजवंश जन्मा उसको महामेघ वाहन और चेदी राजवंश कहा जाता है। ठीक है, अब आगे लिखिए। देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में यहां चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश का उदय हुआ। इस इस राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। आ जाओ। खारवेल इस वंश का दूसरा, खारवेल तुम्हारे पास है इतिहास? अच्छा, खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराज कुदेब
इस वंश का तीसरा शासक था। इस वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, तो कुल 3 राजा हुए हैं इस राजवंश में। ठीक है, पहला कौन था? संस्थापक जो है महामेघवाहन, फिर खारवेल, फिर कुदेव, इस तरीके से। अब हेडिंग डालिए महाराज खारवेल। महाराज खारवेल, ठीक है, क्योंकि हम खारवेल के बारे में इसलिए पढ़ेंगे, खारवेल ही इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। संस्थापक तो महामेघवाहन था, उसने स्थापना की, ठीक है, लेकिन उस राजवंश को आगे बढ़ाने का काम, उसको सुरक्षित रखने का काम किसने किया? वो खारवेल ने किया। तो इसलिए खारवेल के बारे में ही सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, महामेघ के बारे में नहीं मिलती। तो हेडिंग डालिए महाराज खारवेल, आगे लिखिए, डैश लगा के लिखिएगा, हेडिंग में ही लिखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अब नई लाइन से पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है उड़ीसा के पुरी जिले में उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की गुफा से बिना तिथि का 17 पंक्तियों तथा ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्लिंग ने इस अभिलेख की खोज की थी। और इसी लाइन में लिखिएगा, और 1917 में कैपी जायसवाल ने इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है, अब देखिए इतने पॉइंट लिखे आपने। अब एक ही चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, कलिंग का खारवेल का क्या है कि हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कहाँ है, किस जिले में है, किस राज्य में है, ये सारे प्रश्न बनेंगे, पूछ लेगा, है ना, कि हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है? उड़ीसा। किस जिले में है? पुरी जिले में। बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे इस पे, किस भाषा में है, किस लिपि में है, कितनी पंक्तियां हैं, कई प्रश्न बनते हैं, है ना, एक ही जगह पे। तो ये बहुत बारीकी से पढ़ना है, एक भी प्रश्न छूटे ना पाए। ये सारी लाइनें पढ़ने वाली हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, कम कम लिखवा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा, नए पॉइंट से लिखिएगा, नई लाइन से। यह लेख वस्तुतः महाराज खारवेल के 13 वर्षीय शासन की क्रमबद्ध
क्रमबद्ध प्रशस्ति है। ठीक है, क्रमबद्ध प्रशस्ति, क्रमबद्ध प्रशस्ति 13 वर्ष के शासन का मतलब क्या है कि इसमें अशोक का जो वो इसका खारवेल का जो समय है, उसके जो काम है वो शुरुआत के जब इसने शासन शुरू किया तब से लेकर के 13 वर्ष तक के कामों का उसमें एक एक वर्ष का विवरण क्रमबद्ध दिया हुआ है कि खारवेल ने पहले वर्ष में क्या काम किया, दूसरे वर्ष में क्या काम किया, तीसरे वर्ष, ऐसे 13 वर्ष तक का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए महाराज की उपाधि धारण करने वाला, महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम भारतीय शासक खारवेल ही था। दूसरा पॉइंट पूछ सकता है परीक्षा में कि खारवेल 16 वर्ष की आयु में, खारवेल 16 वर्ष की आयु में युवराज तथा 24 वर्ष की आयु में शासक बना। शासक बना, ठीक है। नई लाइन से लिखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया गया है। निम्नलिखित तरीके से किया गया है। अभी क्रम से है तो क्रम से ही लिखेंगे। तो पहले लिखिए प्रथम वर्ष, तो डैश लगा के लिखिए, प्रथम वर्ष में डैश लगा के लिखिए। देखिए शासन के पहले वर्ष में खारवेल ने 5 लाख मुद्राएं खर्च करके, 5 लाख मुद्राएं खर्च करके अपनी राजधानी कलिंग का निर्माण करवाया। अपनी राजधानी कलिंग का निर्माण करवाया। ठीक है, तो कलिंग का निर्माण करवाया इसने। पहले साल में क्या काम किया, 5 लाख मुद्राएं खर्च की और अपनी राजधानी को खूब बढ़िया सुंदर सजाया, निर्माण करवाया, उसका जो कमियां थी वो सारी पूरी की। अब लिखिए दूसरे वर्ष लिखिए शासन के दूसरे वर्ष उसने कण्व बेड़ा नदी के किनारे स्थित मुसिक नगर पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय वहां सातवाहन शासक था, सातकर्णी शासन कर रहा था। दूसरे साल में, पहले साल में 5 लाख मुद्राएं खर्च की, राजधानी को सजाया। दूसरे साल में उसने आक्रमण किया। ठीक है, अब लिखिए तीसरे वर्ष का शासन, तीसरे वर्ष का लिखिए।
अपने शासन के तीसरे वर्ष अपने शासन के तीसरे वर्ष कलिंग नरेश खारवेल ने संगीत नृत्य गायन आदि पर व्यय किया। ठीक है, तो तीसरे वर्ष उसने क्या किया, ये काम किए। चौथा वर्ष लिखिए, चौथे वर्ष में लिखिए पश्चिमी दक्षिण भारत में स्थित जैन तीर्थ विद्याधर की रक्षा के निमित्त भोजकों तथा रठिकों के विरुद्ध अभियान कर उन्हें परास्त किया तथा वहां निवास किया ठीक है, तो ये काम किया उसने। आगे लिखिए, पंचम वर्ष लिखिए। पंचम वर्ष का महत्वपूर्ण ये पूछेगा परीक्षा में। तीसरे वर्ष का महत्वपूर्ण था, पहले वर्ष का परीक्षा में पूछेगा। चौथे वर्ष का इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पंचम वर्ष में लिखिए तंसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले गया। मतलब तंसुली एक जगह है, वहां से नहर के जल को अपनी राजधानी तक वो लेकर गया। मतलब नहर और खुद वायु उसने आगे उसको बढ़ा करके अपनी राजधानी तक लेकर के गया ताकि जल वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो ये काम महत्वपूर्ण रहा। आगे लिखिए, इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा महापदम नंद कर लेना उसको, महापदम नंद ने करवाया था। ठीक है, तो अब देखिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। नहर का विवरण देने वाला तथा नंद वंश का उल्लेख करने वाला खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख एक प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है।
प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, तो ये अभिलेखीय साक्ष्य हो गया, प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हो गया, जो इसके बारे में, नहर के बारे में बता रहा है। इससे पहले नहर का जिक्र नहीं किया गया। अब देखिए, इसके छठे और सातवें वर्ष का ज्ञान नहीं है। इतिहास में उसकी जो लाइनें हैं अभिलेख में वो मिटी गई हैं, उस पर पढ़ा ही नहीं गया, उसको जब पढ़ ही नहीं पाए तो क्या लिखा उसमें, ये नॉलेज नहीं है। तो हम लिखेंगे अष्टम वर्ष। अष्टम वर्ष लिखें। अष्टम वर्ष में उसने उत्तरी भारत की गोरखगिरी की पहाड़ियों को पार कर यवन राजा को पराजित किया। यवन राजा को पराजित किया। अगला लिखिए नवम वर्ष। लेकिन नवम वर्ष में उसने उत्तर भारत की विजय के उपलक्ष्य में 38 लाख रुपए व्यय करके, मतलब खर्च करके 38 लाख रुपए व्यय करके महाविजय प्रसाद बनवाया। व्यय करके महाविजय प्रसाद बनवाया। महाविजय प्रसाद बनवाया। ठीक है, तो ये काम किया उसके द्वारा। अब इसी में लिखिएगा। देखिए, स्थापत्य कला पर व्यय की सूचना, मतलब खर्च की सूचना, व्यय की सूचना देने वाला यह प्रथम अभिलेख है। व्यय की सूचना देने वाला यह प्रथम अभिलेख है। ओके, ये हो गया। अब लिखिए 10वें वर्ष। देखिए 10वें वर्ष में खारवेल ने भारतवर्ष, ब्रैकेट में लिख लेना, गंगा घाटी पर आक्रमण किया। गंगा घाटी पर आक्रमण किया। ठीक है, फिर आगे लिखिए 11वें वर्ष लिखो, फिर उसमें लिखो शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने पिथुंड नगर को ध्वस्त कर तमिल संघ को पराजित किया। तमिल संघ को पराजित किया तथा पिथुंड नगर में गधों का हल चलवाया। तो ये 11वें वर्ष का इतिहास हो गया। देखिए 12वें वर्ष, देखिए शासन के 12वें वर्ष में खारवेल ने दो सैन्य अभियान किए। दो सैन्य अभियान किए। पहला उत्तर भारत में मगध पर, और दूसरा पांड्यों की राजधानी पर। पहला पॉइंट इसी में जोड़ के लिखिएगा। ये खारवेल
खारवेल का यह अंतिम सैन्य अभियान था। खारवेल का यह अंतिम सैन्य अभियान था। नई लाइन से लिखिए। शासन के 13वें वर्ष में उसने जैन भिक्षुओं के लिए निवास हेतु, भिक्षुओं के निवास हेतु गुहा विहारों का निर्माण करवाया। विहारों का निर्माण करवाया, गुहा विहारों का निर्माण। तो देखो ये तो रही खारवेल के 13 वर्ष का विवरण। 2-3 पॉइंट और हैं, लिख लीजिए। ये राजवंश खत्म किया गया। देखिए महाराज खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा, खारवेल किस धर्म को फॉलो कर रहा था? ठीक है, महाराज खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरा पॉइंट लिखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में उसे राजऋषि लेमराज, फिर कॉमा लिखिए, वृद्धराज, फिर कॉमा लगाइए, भिक्षुराज, कॉमा धर्मराज, कॉमा कलिंगाधिपति जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया।